नमस्कार। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो सतह पर देखने में तो मशीनों और तकनीक से जुड़ा लगता है, लेकिन असल में यह इंसानी मनोविज्ञान और दबाव में निर्णय लेने की बहुत गहरी कहानी कहता है। बिल्कुल। और आज हमारे सामने जो जो नोट्स और रिसर्च का स्टैक है, उसका शीर्षक है द चेन ऑफ फेलियर, एनाटॉमी ऑफ एन एविएशन एक्सीडेंट। हाँ, और चर्चा की शुरुआत में ही यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मिशन है वो किसी भी त्रासदी या विमान दुर्घटना को सनसनीखेज बनाना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। इसका उद्देश्य सिर्फ ये समझना है कि एविएशन की दुनिया में दुर्घटनाएं असल में कैसे कैसे आकार लेती हैं। मतलब ज़रा एक आम एयरपोर्ट के माहौल की कल्पना कीजिए। टर्मिनल में हज़ारों लोगों की भीड़ है। कोई अपनी फ्लाइट के इंतजार में कॉफ़ी पीते हुए लैपटॉप पर काम कर रहा है। कोई ड्यूटी फ्री शॉप पर शायद परफ्यूम देख रहा है। हाँ, बिल्कुल। या कोई अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बस तेज कदमों से बढ़ रहा है। किसी के लिए ये एक बहुत अहम बिजनेस ट्रिप है, तो कोई बस परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक बिल्कुल रूटीन दिन होता है। वही तो। उस वक्त वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि ये बिल्कुल सामान्य से दिखने वाली उड़ान कुछ ही घंटों में विमानन इतिहास का एक ऐसा अध्याय बनने वाली है जिसका अध्ययन दशकों तक किया जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आधुनिक तकनीक, इतनी लेयर्स की सुरक्षा और दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग के बावजूद ऐसा कैसे हो जाता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं से हमारा ये विश्लेषण जटिल प्रणालियों या कहें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने की दिशा में मुड़ जाता है। जब हम विमानन उद्योग जैसे किसी भी बड़े सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि इंसान और मशीनें जब एक साथ काम करते हैं तो वे दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सही बात है, क्योंकि एविएशन कोई साधारण व्यवस्था तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें मौसम के बदलते मिजाज, हजारों मूविंग पार्ट्स वाली मशीनरी और लाखों लाइंस के कंप्यूटर कोड, सब कुछ एक साथ काम कर रहा होता है। और इंसानी मनोविज्ञान भी। हाँ, इंसानी मनोविज्ञान भी। आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ विमान के क्रैश होने की तकनीकी वजहों तक सीमित नहीं है। ये इस बात का अध्ययन है कि जब समय बहुत कम हो, दबाव चरम पर हो और सामने आ रही जानकारी आधी अधूरी हो, तब कोई भी प्रशिक्षित दिमाग कैसे काम करता है। मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे छोटी छोटी और अगोचर सी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा परिणाम सामने ले आती हैं। हमारे स्रोत भी इसी बात को बहुत बारीकी से समझाते हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में सब कुछ इतना सामान्य होता है कि वो अपने आप में केस स्टडी बन जाता है। स्रोत इसे इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी यानी सामान्य शुरुआत का भ्रम कहते हैं। अगर उस दिन की शुरुआत पर नजर डालें तो फ्लाइट की तैयारी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं था। मौसम विज्ञानियों की रिपोर्ट एकदम साफ थी। रास्ते में कोई तूफान या खतरनाक हवाओं का जिक्र नहीं था। और मेंटेनेंस लॉग्स बताते हैं कि एयरक्राफ्ट को मैकेनिकली पूरी तरह से फिट घोषित किया गया था। उसमें कोई तकनीकी खराबी पहले से दर्ज नहीं थी। और जो पायलट्स उस कॉकपिट में बैठे थे वे कोई नौसिखिए नहीं थे। उनके पास हजारों घंटों का कमर्शियल उड़ान का अनुभव था। बिल्कुल। टेक ऑफ के वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी की तरफ से भी बिल्कुल रूटीन इंस्ट्रक्शन आई थी, क्लाइंब एंड मेंटेन ऑल्टीट्यूड, जिसका सीधा मतलब है कि अपनी तय ऊंचाई पर जाएं और उसे बनाए रखें। कागजों पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उड़ान अलग होने वाली है। इसी इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी को समझना एविएशन सेफ्टी के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। विमानन की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है कि ज्यादातर दुर्घटनाओं की शुरुआत सामान्य ऑपरेशन से ही होती है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है, क्योंकि हम अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि किसी बड़ी आपदा की शुरुआत एक जबरदस्त धमाके से या आसमान में अचानक बिजली कड़कने से होती है, या इंजन से आग की लपटें निकलने से। लेकिन असल जिंदगी में सिस्टम्स इस तरह से फेल नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? आपदा की शुरुआत अक्सर दिनचर्या के उन कामों के बीच बहुत ही खामोशी से होती है जिन्हें हम रोज करते हैं। जब सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा होता है तब सिस्टम के अंदर कोई बहुत छोटी सी चीज, शायद कोई वॉल्व, कोई सेंसर या सॉफ्टवेयर का लूप अपने तय रास्ते से भटक जाता है। और क्योंकि उस वक्त का माहौल इतना शांत होता है, इसलिए इंसानी दिमाग के लिए उन शुरुआती हल्के संकेतों को पकड़ना लगभग असंभव हो जाती है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। खतरे की घंटी तब नहीं बजती जब चीजें टूट रही हों, बल्कि तब बजती है जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो।
स्रोत के अगले हिस्से में इसी का एक सटीक उदाहरण दिया गया है। पहली चेतावनी वाला हिस्सा? हाँ, टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद कॉकपिट के अंदर पहला सिग्नल आता है। और जैसा कि आपने कहा, ये फिल्मों जैसा कोई कान फोड़ देने वाला अलार्म या लाल बत्ती नहीं थी। ये सिर्फ एक साधारण सा डेटा मिसमैच था। बिल्कुल। विमान के बाहरी हिस्से में लगे स्पीड सेंसर्स, जिन्हें पिटोट ट्यूब्स कहा जाता है, वे अचानक एक दूसरे से अलग अलग जानकारी देने लगे। एक सेंसर कह रहा था कि विमान की गति बहुत तेज है और दूसरा बता रहा था कि गति बहुत कम है। और इसी विसंगति के कारण विमान के कंप्यूटर को समझ नहीं आया कि कौन सा डेटा सही है। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़ें तो इस पल की मनोवैज्ञानिक गंभीरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कॉकपिट में बैठे पायलट्स के नजरिए से सोचिए, एक 300 टन का धातु का ढांचा जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। और अचानक वो कंप्यूटर सिस्टम जो अब तक उस विमान को उड़ा रहा था, वो हार मान लेता है और कंट्रोल पायलट्स के हाथ में देकर कहता है कि मुझे डेटा समझ नहीं आ रहा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। यहीं से सबसे बड़ा संकट शुरू होता है। पायलट्स के सामने अचानक एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है जिसका जवाब किसी भी मैनुअल में स्पष्ट रूप से नहीं होता। कौन सा डेटा सही है, बाईं तरफ का या दाईं तरफ का? क्या सिस्टम पर भरोसा किया जाए या अपनी ट्रेनिंग पर? सही कहा। क्या उन्हें उन उपकरणों पर भरोसा करना चाहिए जो अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं, या उन्हें अपने बरसों के अनुभव और अपनी वृत्ति पर निर्भर होना चाहिए? विमानन में ऐसे फैसले कुछ ही सेकंड्स में लेने पड़ते हैं। स्रोत में इस स्थिति को एक खतरनाक कॉग्निटिव ओवरलोड यानी दिमागी बोझ की स्थिति बताया गया है। जब कॉकपिट में विरोधाभासी जानकारियों की बाढ़ आ जाती है, तो दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। उसी पल कार के डैशबोर्ड की सारी वार्निंग लाइट्स एक साथ जल उठती हैं। जीपीएस सिस्टम किसी अनजान भाषा में निर्देश देने लगता है और स्टीयरिंग व्हील अचानक बहुत भारी हो जाता है। अब उस ड्राइवर को उसी सेकंड ये तय करना है कि ब्रेक लगाना है, एक्सेलरेटर दबाना है या स्टीयरिंग घुमाना है। एविएशन में ये स्थिति 100 गुना अधिक जटिल होती है, क्योंकि वहां विमान 3 डायमेंशनल स्पेस में उड़ रहा होता है। मतलब मानव मस्तिष्क को एक साथ कई विरोधाभासी आवाजों, चमकती स्क्रीन्स और गिरते हुए ऑल्टीट्यूड को प्रोसेस करना पड़ता है। और ये सब उस माहौल में होता है जहां एक गलत फैसला जानलेवा साबित हो सकता है। ये वो बिंदु है जहां इंसान की निर्णय क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। स्रोत कॉकपिट के अंदर के इस असली माहौल का जो चित्रण करते हैं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। टीवी शोज या फिल्मों के विपरीत वहां कोई चिल्ला चोट या पैनिक नहीं होता। कोई चीखता नहीं है कि हम गिरने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वहां एक अजीब सी शांति और अत्यधिक एकाग्रता छा जाती है। वहां सिर्फ शॉर्ट और प्रिसाइज कम्युनिकेशन होता है, यानी सटीक बातचीत। पायलट्स एक दूसरे से बहुत ही तकनीकी और नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। वे तुरंत अपनी आपातकालीन चेकलिस्ट निकालते हैं और कदम दर कदम उनका पालन करना शुरू करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि हर बीतते सेकंड के साथ उनका वर्कलोड इतनी तेजी से बढ़ता है कि उस चेकलिस्ट को पूरा करने का समय ही नहीं बचता। ऐसी स्थितियों में पायलट्स की पूरी ट्रेनिंग एक ही सिद्धांत पर केंद्रित हो जाती है: एविएट, नेविगेट, कम्युनिकेट। इसका सीधा अर्थ है कि सबसे पहली प्राथमिकता विमान को हवा में बनाए रखना है। हाँ, जब मशीन का डेटा अविश्वसनीय हो जाए, तब दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर स्पीड इंडिकेटर ये बता ही नहीं रहा कि विमान कितनी तेज उड़ रहा है, तो इंजन की पावर को बढ़ाना है या घटाना है, ये तय करना हवा में तीर चलाने जैसा हो जाता है। ये मानवीय दबाव का चरम बिंदु है। बिल्कुल। एक तरफ तकनीकी विफलता का पहाड़ खड़ा है और दूसरी तरफ इंसान का वो संघर्ष है जो उस विफलता को अपने ज्ञान और अनुभव के दम पर संभालने की कोशिश कर रहा है। जब बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ही धोखा दे जाएं, तो पायलट्स को विमान की आवाज, उसके कंपन और फील से अंदाजा लगाना पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हर एयरक्राफ्ट को उड़ने से पहले इतनी कठोर जांच से गुजारना पड़ता है, अगर पायलट्स ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए सिम्युलेटर में हजारों घंटे बिताए होते हैं, तो फिर क्रैश क्यों होता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हर एयरक्राफ्ट को रिकवर क्यों नहीं किया जा सकता? हमारे स्रोत इस बारे में एक बहुत ही कड़वी लेकिन जमीनी सच्चाई सामने रखते हैं कि रिकवरी हर स्थिति में मुमकिन नहीं होती। इस सच्चाई को समझना एविएशन की सीमाओं को समझने के लिए बहुत आवश्यक है।
हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई समस्या है तो कुशल लोग उसका समाधान निकाल ही लेंगे, इंसान और मशीनें मिलकर सब ठीक कर देंगे। लेकिन आसमान में जब भौतिकी के नियम और समय की पाबंदियां एक साथ लागू होती हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। विमानन में ऊंचाई और समय को सबसे कीमती संपत्ति माना जाता है। बिल्कुल। जब विमान का ऑल्टीट्यूड कम हो, प्रतिक्रिया देने के लिए चंद सेकंड बचे हों, और सबसे बड़ी बात, जब सामने स्क्रीन पर आ रही जानकारी अधूरी या गलत हो तो बचने के विकल्प शून्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्रोत में एक बहुत ही प्रासंगिक मॉडल का जिक्र है जिसे विफलताओं की श्रृंखला या चेन रिएक्शन कहा गया है। यह स्पष्ट करता है कि दुर्घटना किसी एक व्यक्ति की अकेली गलती का नतीजा नहीं होती। इस श्रृंखला के सिद्धांत को एविएशन में स्विस चीज मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। विमान दुर्घटनाएं कभी भी सिंगल मिस्टेक का परिणाम नहीं होती। मतलब ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की कड़ी है। हाँ, एक खराबी बाहरी सेंसर में हुई, उस एक खराबी के कारण विमान के कंप्यूटर को गलत डेटा मिला और उसने ऑटो पायलट बंद कर दिया। ऑटो पायलट बंद होने से पायलट्स पर अचानक मैनुअल फ्लाइंग का बोझ आ गया और उसी वक्त कोई अलार्म बजने लगा जिसने उनका ध्यान भटकाया, जिसके कारण उन्हें सही निर्णय लेने में कुछ सेकंड की देरी हुई और अंततः विमान को संभालने के लिए पर्याप्त ऊंचाई नहीं बची। ये छोटी छोटी विफलताओं की एक पूरी कड़ी है जो एक के बाद एक जुड़ती चली जाती है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर इस श्रृंखला की एक भी कड़ी, चाहे वो सेंसर का डिजाइन हो, पायलट की ट्रेनिंग हो या अलार्म का सिस्टम हो, बीच में टूट जाती तो शायद वो दुर्घटना कभी घटित ही नहीं होती। ये विचार ये समझने में मदद करता है कि कोई भी बड़ा सिस्टम एक झटके में नहीं गिरता, बल्कि वो एक एक कमजोर ईंट के खिसकने से ढहता है। अब स्रोत हमें घटना के बाद के परिदृश्य में ले जाते हैं। जब त्रासदी घटित हो जाती है और शुरुआती अविश्वास का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, तब शुरू होती है असली जांच। और ये कोई साधारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। दुर्घटना स्थल से ब्लैक बॉक्स निकाला जाता है जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं। नोट्स बताते हैं कि यह ब्लैक बॉक्स सिर्फ आवाजें रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि विमान के हजारों पैरामीटर्स को हर सेकंड दर्ज करता है। जैसे इंजन का तापमान कितना था, पंखों के फ्लैप्स किस डिग्री पे थे, पायलट्स ने कंट्रोल पर कितना दबाव डाला था, सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है। एयरलाइन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं और पायलट्स की पूरी ट्रेनिंग हिस्ट्री भी देखी जाती है। इस जांच प्रक्रिया का जो मूल दर्शन है वो किसी भी अन्य इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। जब इन्वेस्टिगेटर्स डेटा का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो उनका उद्देश्य किसी को सजा दिलाना नहीं होता। उनकी सोच इस सवाल पर टिकी ही नहीं होती कि कौन गलत था। बिल्कुल नहीं। वे किसी बलि के बकरे की तलाश नहीं करते। उनका सबसे अहम सवाल होता है कि यह सिस्टम फेल कैसे हुआ और इसे भविष्य में दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है। वे ये समझना चाहते हैं कि उस चेन रिएक्शन में कौन सी कड़ी सबसे कमजोर थी। अगर पायलट्स ने कोई गलती की तो जांचकर्ता ये पूछते हैं कि उस कॉकपिट के डिजाइन में या उस ट्रेनिंग मैनुअल में ऐसी क्या खामी थी जिसने इतने अनुभवी पायलट्स को वो गलती करने पर मजबूर कर दिया। ये एक पूरी तरह से ब्लेम फ्री यानी दोष मुक्त नजरिया है। किसने किया के बजाय ये क्यों हुआ और आगे कैसे रोकेगा, पर यह फोकस वाकई बहुत प्रगतिशील है। और इसी नजरिए के कारण विमानन उद्योग में सुरक्षा को लेकर इतने बड़े बदलाव आते हैं। स्रोत भी बताते हैं कि हर हादसे के बाद जांच की सिफारिशों के आधार पर एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को फिर से डिजाइन किया जाता है। अगर किसी हादसे में पिटॉट ट्यूब में बर्फ जमने की समस्या सामने आई तो दुनिया भर के विमानों में उन सेंसर्स को बदला जाता है। पायलट्स की ट्रेनिंग को अपडेट किया जाता है ताकि वे ऐसी परिस्थितियों का सामना पहले से कर चुके हों। सेफ्टी प्रोसीजर्स को और मजबूत बनाया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री आज दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो उसकी वजह यही है कि ये उद्योग अपनी हर त्रासदी से सीख लेता है। हर ब्लैक बॉक्स का डेटा भविष्य की उड़ानों को सुरक्षित बनाने का ब्लूप्रिंट बन जाता है। तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, कंप्यूटर हर सेकंड लाखों कैलकुलेशंस कर लें, लेकिन अप्रत्याशित संकट के समय मानवीय जिम्मेदारी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ वही कर सकता है जिसके लिए उसे कोड किया गया है। लेकिन जब आसमान में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो मैनुअल में नहीं लिखी, तब इंसान की समझदारी और व्यवस्था की सुरक्षा संस्कृति ही जान बचाती है। ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए इस जानकारी का मूल्य सिर्फ विमान दुर्घटनाओं की कहानी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये समझने का एक शानदार तरीका है कि दबाव के समय में जटिल सिस्टम और इंसान कैसे काम करते हैं।
अधूरी जानकारी के बीच निर्णय कैसे लिए जाते हैं। कोई भी विफलता कभी रातों रात नहीं होती। हर व्यवस्था में चेतावनियां हमेशा मौजूद होती हैं। छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जिन्हें अक्सर ये मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये तो रोज का काम है। जब हम उस इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी और पहचानना सीख जाते हैं, तभी हम बड़ी समस्याओं को रोक पाते हैं। सही कहा। और इसी से हमारे सामने एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाला विचार आता है। जरा इस बात पर गौर करें, अगर विमानन उद्योग हर दुर्घटना के बाद किसकी गलती थी ढूंढने के बजाय विफलताओं की इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया का सबसे सुरक्षित सिस्टम बन सकता है। तो क्या होगा अगर हम अपनी व्यक्तिगत या पेशेवर जिंदगी में भी यही नजरिया अपना लें? वही तो, क्या होगा अगर हम अपनी जिंदगी की असफलताओं, जैसे करियर में लगा कोई बड़ा झटका, कोई फेल हो चुका प्रोजेक्ट, उसे भी इसी दोष मुक्त जांच के नजरिए से देखना शुरू कर दें? जिंदगी के क्रैश भी तो इसी तरह होते हैं। बिल्कुल। जब कुछ गलत हो तो खुद को या साथियों को दोष देने के बजाय अगर ये पूछा जाए कि ये विफलता क्यों हुई और मैं अपने काम के इस चेन रिएक्शन को भविष्य में कैसे रोक सकता हूं? क्या हम अपनी जिंदगी के उन कमजोर हिस्सों को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं ताकि वही क्रैश दोबारा ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। किसी भी विफलता को एक लर्निंग टूल के रूप में देखना, बिना आरोप प्रत्यारोप के, सुधार के ऐसे रास्ते खोलता है जो शायद दोष मरने की प्रक्रिया में हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बहुत खूब। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास के सिग्नल्स को पहचानिए, इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी से बाहर निकलिए और अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाइए। ये चर्चा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय